हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं साइंट डीएलएम के बारे में। बेसिकली इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इसके बारे में हम डिटेल में एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड आईपीओ की बाकी डिटेल्स हम देखेंगे एंड एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार एजेंडा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में और बिज़नेस के बारे में, बिकॉज बिज़नेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमारा चैनल का नाम ही है इन्वेस्ट इन बिज़नेस, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस की समझ होगी देन यू हैव द कॉन्फिडेंस और तब आपको कई डिसीजंस लेने में आपकी मदद होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। Then उसके बाद फिर हम की फाइनेंशियल्स पे नज़र डालेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। देन हम आईपीओ के डिटेल्स देखेंगे, डेट्स देखेंगे, कब से अप्लाई कर सकते हैं एंड कब तक के लिए विंडो ओपन रहेगी। एंड फिर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि कितने ज़्यादा लिस्टिंग गेंस आपको इसमें मिल सकते हैं। एंड एट द एंड फिर हम कंक्लूजन करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं फिर हम कंपनी की डिटेल्स के साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो मेन काम है वो डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का काम है, डीएलएम, जो कि इसका आपने कंपनी के नाम में आपने शॉर्ट फॉर्म देखा होगा, साइंट डीएलएम करके जो है। डीएलएम बेसिकली मीन्स डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। ये इनका मेन धंधा है और इसी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी रहती है ये कंपनी फुलफ़िल करती है। कंपनी को इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देखोगे कि कंपनी को ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं काम करते हुए। एंड जैसा कि इसका नाम है साइंट डीएलएम करके, बेसिकली डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग ये इनका मेन आप कह सकते हो बैकबोन है जिस पे कंपनी काम करती है। तो डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि एंड टू एंड जो भी प्रोडक्ट की एक जर्नी रहती है वो कंपनी फुलफ़िल करके देती है। जैसे कि सबसे पहला कोई भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो उसका डिज़ाइन कंपनी खुद ही करती है। डिज़ाइन का मतलब आपके ब्लूप्रिंट हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, जो भी आपका नया प्रोडक्ट बनना है उसका डिज़ाइन खुद ही करेगी कंपनी। डिज़ाइन करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर भी खुद ही करेगी। मैन्युफैक्चर के बाद फिर उसकी जो टेस्टिंग वगैरह रहती है कि रिलायबल है कि नहीं, सेफ्टी उसमें है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एंड टू एंड जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स बिगनिंग टिल इट्स एंड, वो सब कुछ ये ओन करती है। वन शॉप प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अगर आपका प्रोडक्ट का कोई रिक्वायरमेंट है आप जाके उनको आप अपने प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। देन ये कंपनी के ऊपर है वो उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे आपको टेस्ट वगैरह करके फाइनल प्रोडक्ट आपको वो बना के दे देगी। तो जो एंड टू एंड जर्नी है किसी भी प्रोडक्ट की वो पूरा काम इस कंपनी के पास है, ये ओन करती है। और किस प्रोडक्ट पे इनका काम है तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल जो मैन्युफैक्चरिंग्स है। ये मेन इसका धंधा है, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही साथ फिर उसको सप्लाई करती है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा और इनके पास लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में इनका कामकाज है। देन और हम इसकी कुछ की पार्ट्स देखें। जैसे हमने देखा कि जो ये इनका प्रोसेस है डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें डिज़ाइन भी खुद ही करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करते हैं, उसकी टेस्टिंग खुद करते हैं और जो सर्टिफिकेशन रहता है सर्टिफिकेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एंड कस्टमर्स रहते हैं, ताकि जो भी उनकी स्टैंडर्ड्स हैं उनके कंपनी के, चाहे वो रिलायबिलिटी होगी, सेफ्टी होगी, परफॉर्मेंस होगी, वो सारी फुलफिल कर सकें। इसी के साथ हम देखें कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, मोस्टली वही चीज़ है कि सबसे पहले जो भी आपके आइडियाज़ हैं, मतलब जो भी कंपनीज़ हैं अगर इसके जिनके पास कुछ आइडियाज़ हैं उन सारे आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करती है बाय डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेसेस। बाकी जो चीज़ें हमने देखी डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग की, वो कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है। एंड इसी के साथ जो इनका मतलब एक तरह से एडवांटेज इनका ये है कि कंपनी को खुद से जिस भी कंपनी को अपने कुछ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो खुद से इन हाउस उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, डिज़ाइन करें, मैन्युफैक्चर करें, इससे बेटर है उसमें हैवी कॉस्ट जाएगा ये सब करने में। इससे बेटर है कि जो कंपनी इस स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उनके पास जाके वो अपनी जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। ये जो सप्लाई चेन है, प्रोसेस है, डिज़ाइन वैल्यू एडेड सोल्यूशंस जितने भी प्रोडक्ट में चाहिए होते हैं ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। इससे जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है जो भी कंपनी को बिजनेस करना है उनकी काफ़ी कम हो जाती है। देन हम देखें जैसे कि एक्सपीरियंस हमने देखा था 30+ ईयर्स का इनके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है। ये कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही एडवांटेज के रूप में काम करता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस होना दैट मीन्स आप किसी के पास आप एक जनरल सा सिनेरियो ले लीजिए, आपके पास 2 लोग हैं और आपको कोई काम कराना है, मतलब फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल का आप ले लीजिए। अगर आपको कोई बेसिक सी रिक्वायरमेंट है किसी मेडिसिन की, एक कंपनी है जो 20-25 साल से मेडिसिन के धंधे में बना रही है और वहीं एक कंपनी है जो कि अभी रिसेंट मेडिसिन के धंधे में उतरी है। फॉर श्योर आँख बंद करके आप उसके पास जाना पसंद करोगे जिसके पास वेल एक्सपीरियंस है। ये कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। तो 30+ ईयर्स का वेल एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। देन आप यहाँ पे देखोगे इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर स्पेस है वो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 3,50,000 स्क्वायर फीट का है, दैट इज़ वे ह्यूज। और इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे डिज़ाइन एसोसिएट्स थ्रू द साइंस सर्विस आर्म। बेसिकली ये कैसा है कि साइंट एक आईटी कंपनी है, जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए जस्ट एक ब्रीफ है। साइंट एक आईटी कंपनी है और बेसिकली साइंट का ही मतलब साइंट पेरेंट कंपनी है साइंट डीएलएम की, जो लिस्ट होने जा रही है जिस कंपनी के बारे में हम अभी वीडियो बना रहे हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 7,000+ डिज़ाइन एसोसिएट्स हैं साइंस सर्विस आर्म के, जो सब्सिडरीज़ है मेन जो पेरेंट कंपनी है साइंट उसकी। देन हम देखें अगर इसकी इंडस्ट्रीज़ वाइज आप देखने जाओगे तो
बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि थ्रू आउट द इंडस्ट्रीज़ ये क्या करते हैं कि डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो एंड टू एंड प्रोडक्ट की जर्नी सपोर्ट करते हैं। तो जैसे डिज़ाइन में हो गया, जैसे हमने देखा जो भी प्रोटोटाइप वगैरह रहता है वो बनाते हैं ये, कि सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट तो कुछ बना के देगा नहीं, उसका पहले डिज़ाइन लगेगा, एक प्रोटोटाइप लगेगा, तो वो डिज़ाइन का जो काम रहता है वो ये करते हैं। डिज़ाइन के बाद फिर जो फाइनल डिज़ाइन तैयार हो जाता है उसके अप्रूवल्स वगैरह मिल जाते हैं, और जिस भी कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है अगर उसको पसंद आता है, उससे अप्रूव हो जाता है, दैन उसको फिर बिल्ड किया जाता है, उसे डेवलप किया जाता है। तो ज़्यादातर इनके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल्स के प्रोडक्ट रहते हैं। सो एक बार प्रोडक्ट तैयार हो गया आपका, तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको उस पर ये काम करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं। एंड देन एक बार प्रोडक्ट बन गया उसके बाद फिर उसको मेंटेन करना रहता है, क्योंकि अगर आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करा किसी कंपनी को, वो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रही है, सो फॉर श्योर उसका मेंटेनेंस भी लगेगा। सो जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है उससे बेस्ट मेंटेनेंस कोई दे नहीं सकता है। तो ये भी बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए कि आफ्टर सेल ऑफ द प्रोडक्ट जो भी इन्होंने डिलीवर किया है, तो आफ्टर सेल जो सर्विसेज रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आप एक तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, देन आपने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी कि उस कंपनी, जिस भी कंपनी को प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया उसको आपके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर प्रोडक्ट। सो ये भी एक बहुत एडेड एडवांटेज की बात है इसके लिए। देन थ्रू आउट द अगर हम कंट्री देखें कि इसके अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, सो मेन इसके 3 सेंटर हैं जहाँ पे इसने अपना सेटअप कर रखा है। एक तो हैदराबाद हो गया तेलंगाना में, देन बेंगलुरु हो गया कर्नाटका से, और बेंगलुरु में ही इनका कर्नाटका में ही इनका दूसरी सिटी है मैसूर, वहाँ पे भी इनका सेंटर है। सो 3 जगह थ्रू आउट इंडिया इनके सेटअप्स देखने को मिल जाते हैं। 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जैसे हमने देखा था। देन 3 स्टेट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और स्क्वायर फीट एरिया जैसे हमने देखा 3,50,000 का है। 900+ के एसोसिएट्स हैं, और 7,000+ डिज़ाइन अवेलेबल है इनके पास। सो ये कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे हम एक बार क्विकली इंडस्ट्रीज़ वाइज देखते हैं कि किस किस इंडस्ट्रीज़ को ये सपोर्ट करते हैं। सो जो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ हमारे पास आती है वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस, जो कि इस टाइम पे बहुत ही बूम पे है। सो ये अलग से इनके लिए एक एडवांटेज साबित होगा लिस्टिंग के बाद ही, क्योंकि डिफेंस को गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से इतना पुश मिला हुआ है, ये भी इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट इस टाइम पे मैटर करेगा जब ये अपना IPO लेके आ रहे हैं। सो इस इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं एक बार कंपनी का क्या काम रहता है। सो एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज़ जो रहती हैं, सो उनकी कुछ की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको ये ईजिली फुलफिल करते हैं। जो मतलब जो नीड है जिसके लिए एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज़ लुकआउट कर रही हैं मार्केट में, वो इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल को ऐसा देख रहे हैं कि ऐसी कोई इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल प्रोवाइड करे जो कि जिसमें पैसा, सबसे पहली चीज़ तो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें पैसा कम हो और जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। और साथ ही साथ उसमें सबसे खास बात ये होनी चाहिए कि वो जो एंड टू एंड सोल्यूशंस है, जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, एंड टू एंड जर्नी जो है लाइफ साइकिल, वो उसको प्रोवाइड करे। तो इस कंपनी के पास ये एडवांटेज है, और इसी वजह से आप यहाँ पे देखोगे वर्ल्ड्स के जो बेस्ट नोन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज़ है वो इनकी पार्टनर हैं। सो उनको ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अभी जो डिफेंस और एरोस्पेस की कंपनीज़ रहती है उसका बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर कोई कंपनी उसमें अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, जिसमें काफ़ी R&D लगती है। और उसी के साथ ये जो कंपनी है सप्लाई चेन में एक्सपर्टाइज है इनका। सो ये भी इनके लिए एक एडेड एडवांटेज हो सकता है कि जैसी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे डिलीवर करने की इनके पास एबिलिटीज़ है। सो ये सारी चीज़ें इनको बाकी कंपनी से डिफरेंट बनाती है। और इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्होंने मैन्युफैक्चर करके दिए हुए हैं, तो इन्होंने प्रोडक्ट कैटेगरीज अपनी बताई हुई है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट्स हैं, जो कि आपके एयरप्लेन्स होते हैं उसमें जो लगा रहता है, वो ये मैन्युफैक्चर करती हैं और ये मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर चुकी हैं। और इसी के साथ आपको दिखेगा फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो भी ये मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। इसी के साथ आपको दिखेगा इनका काम है सर्विलेंस रेडार सिस्टम्स में। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम्स रहता है एरोप्लेन्स का, उसमें भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही साथ रडार सेंसर्स जो हो गया या फिर RF प्रोडक्ट्स हो गया, तो उसमें भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कुछ इनकी एक्सपर्टाइज और हैं जो कि कंपनी ने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि बॉक्स बिल्ड इंटीग्रेशन हो गया, देन वायर केबल हार्नेस हो गया, PCB असेंबली हो गया, इन सर्किट टेस्टिंग हो गया, सब सारे के सारे मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। देन एरोस्पेस में आप देखोगे तो एरोस्पेस में CNC मशीनिंग जो रहती है वो उसमें भी इनका काम है। देन प्रिसीजन टूलिंग है, वाइब्रेशन टेस्टिंग है, देन फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन है। सो ये कुछ की एरियाज़ हैं जिसमें कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं। जिन हमारे पास जो दूसरी इंडस्ट्री है वो भी बहुत क्रिशियल है। आपको हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस इंडस्ट्री में भी इनका कामकाज रहता है, उसमें भी अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। डिज़ाइन, बिल्ड एंड मेंटेनेंस तीनों ही काम इनका रहता है, और जो कि इनके पार्टनर्स हैं ग्लोबल थ्रू आउट द ग्लोब, जो हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस की कंपनीज़ हैं उनके साथ है। सो हेल्थ केयर भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, और जितना एडवांसमेंट इस टाइम हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में हो गया है, सो उसी वजह से मतलब पूरी इंडस्ट्री की ऐसी नीड है कि उनको जो भी आज के टाइम में जैसे डिवाइसेस हैं, कंज्यूमर्स हैं, फिजिशियंस हैं, तो सब कुछ हमको डिजिटल हेल्थ केयर में भी काफ़ी कुछ मशीनरी डिजिटलाइज होते हुए देखने को मिल जाती हैं। और उसी वजह से जो बिज़नेस की आस्क है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की आस्क है। साथ ही साथ जो आपके पेशेंट सेंट्रिक केयर होती है, जैसे कि कुछ मशीनरीज़ हो गई जो कि टेस्टिंग वगैरह के लिए यूटिलाइज़ करी जाती हैं,
वो आस्क हो गई। देन ये सारी जो डायग्नोस्टिक की जो मशीन्स होती हैं, इन सभी जो प्रोडक्ट की आस्क है इसको ये फुलफ़िल करती है कंपनी। सो इनके पास फुलफ़िल करने का रीज़न क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनके पास कि इनके पास अच्छा खासा मोटा एक्सपीरियंस है। सो आप यहाँ पे देखोगे 25 साल से ज़्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है ओईएम में। एंड ओईएम क्या होता है, ओईएम का मीनिंग रहता है बेसिकली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सो जो ओरिजिनली किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं वो ओईएम कैटेगरी में आते हैं। और इस कंपनी का कामकाज ही एंड टू एंड है, मतलब वो डिज़ाइन करने से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, देन मेंटेनेंस तक सब कुछ ये कंपनी खुद ही करती है। सो ये इसके लिए एडेड एडवांटेज है। और साथ ही साथ इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा है, जिस वजह से ये उभर के आती है बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स से जो कि इस इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं। एंड इसी के साथ आपको भी देखने को मिलेगा कि इनके जो कुछ सेगमेंट्स हैं जिस पे कंपनी फोकस करती है। सो जो पहला सेगमेंट है मेडिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट्स का हो गया, जो भी मेडिकल रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं या जो टेस्टिंग वगैरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हो गए। देन लाइफ साइंस एंड डायग्नोस्टिक जो एरिया हो गया उस पर इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एडवांस सर्जिकल सिस्टम एंड रोबोटिक्स है, उसमें भी इस कंपनी का कामकाज है। देन आप यहाँ पे देखोगे जो इनके कुछ और एक्सपर्टाइज एरियाज़ हैं वो कंपनी ने मेंशन करके रखा हुआ है। जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो ये बना के देती है। देन प्रोडक्ट लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब कोई लोकल प्रोडक्ट की नीड है, जैसे कि स्पेसिफिक टू आप कह सकते हो बिज़नेस है, जो भी हॉस्पिटल का स्पेसिफिकली आस्क है उस लोकल बिज़नेस के लिए, वो भी ये डिलीवर कर देती है। एंड जो स्टैंडर्डाइज्ड है यानी कि थ्रू आउट द इंडस्ट्री जिसकी आस्क है वो प्रोडक्ट भी ये डिलीवर करती है। वैल्यू इंजीनियरिंग है। देन इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा वेंडर का जो मैनेजमेंट एंड सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करती है। कंप्लाइंस को बहुत ध्यान रखती है ये, और सस्टेनेंस एनर्जी ये भी इसका प्राइम फोकस रहता है। एंड कुछ और प्रोडक्ट्स कंपनी ने मेंशन कर रखे हैं जैसे कि नॉन इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस हो गई। देन जो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स होता है, आपने देखा होगा जो क्रिटिकल कंडीशंस में हार्ट लाइन मॉनिटर करने के लिए लगाए जाते हैं वो हो गए। देन डायग्नोस्टिक्स के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हो गए। एंड अल्ट्रासाउंड इमेज सिस्टम जो कि अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए यूज़ होते हैं वो हो गए। देन एक्सरे एंड एमआरआई सब सिस्टम्स, तो उसमें भी अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है, मैन्युफैक्चर करती है। देन इसके बाद तो हमारी थर्ड इंडस्ट्री आती है, वो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करती है। सो इसमें इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गए बिजनेसेस वो आ जाते हैं हमारे सब। सो इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसा कि हर तरफ आजकल आप कह सकते हो एडवांसमेंट हो रखा है, इसी तरह से हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसमें भी काफ़ी इन्हेंसमेंट हो गया है। जैसे कि इन्हेंसमेंट में अभी आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल में भी पहले हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुनी थी, अभी इंडस्ट्रियल्स में भी ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे वर्क करते हैं, और जिसको इन्होंने कैटेगराइज कर रखा IIoT से, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। ये कुछ सारी चीज़ें हैं, और इस कंपनी के पास एडवांसमेंट क्या है कि इनके पास रिच एक्सपीरियंस है किस चीज़ में, इस स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल में ही, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसमें पूरा इनके पास अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस है, जो कि हैवी मशीनरिंग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन वगैरह में वो ये बिल्ड करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है। और इसी के साथ साथ जो भी कॉम्प्लेक्स कनेक्टेड एनवायरमेंट्स होते हैं उसमें भी इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अवेलेबल करवाती है। देन कुछ की एरियाज़ हो गए जिसमें कंपनी का प्राइम फोकस रहता है, जैसे कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है। इसी के साथ आप देखोगे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हो गई, एनर्जी स्टोरेज हो गई, जो कुछ एनर्जी को स्टोर करके प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं, तो वो भी ये बनाते हैं। एंड इंडस्ट्रियल IoT जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हमारा पूरा। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे हमने देखा जो भी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की नीड है वो कंपनी करके देती है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। प्रोडक्ट लोकलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, वैल्यू इंजीनियरिंग, वेंडर मैनेजमेंट सपोर्ट एंड कंप्लायंस इंजीनियरिंग, ये इस इंडस्ट्री को भी ये प्रोवाइड करती है। इसी के साथ आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिस पे गवर्नमेंट भी आजकल बहुत पुश दे रही है, क्लीन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। बेसिकली कि जो कि हमारी इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी ये कंपनी काम करती है। स्मार्ट मीटर्स हैं उस पर कंपनी काम करती है, जो फ्लो मेजरमेंट एंड एनालिसिस यूनिट होती है उस पर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उस पर कंपनी काम करती है। रूम एंड प्लांट कंट्रोलर्स हैं उस पर करती है, और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी वो एरिया तो इनका है ही है। इसके बाद जो हमारा चौथा इंडस्ट्री रहती है वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, जिस पे ये अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड डिलीवर करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो हमारे पास इस टाइम बूम पे चल रहा है वो 5G का नेटवर्क है। बेसिकली 5G जो नेटवर्क है ये अभी शुरुआत हुई है, थ्रू आउट इंडिया इसको फैलने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। इसकी जब ग्रोथ होगी, जब इस पूरे इंडस्ट्री की, जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ की पूरी ग्रोथ होगी 5G के थ्रू, इसका सीधा सीधा आप कह सकते हो फ़ायदा उन कंपनीज़ को मिलेगा जो 5G प्रोडक्ट्स पे अपना कामकाज करते हैं, जैसे कि यही कंपनी होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका वही है कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हो गए जो कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वाइडली, उनको ये डिलीवर करते हैं, और 5G की वजह से इसको अच्छा खासा आप कह सकते हैं पुश मिलेगा इस इंडस्ट्रीज़ को, और इनडायरेक्टली फ़ायदा इस कंपनी को भी होगा। इसमें अभी देखोगे जो सेगमेंट्स हैं जिस पे कंपनी काम करती है, सबसे पहला तो हो गया सेलुलर कम्युनिकेशंस, जिसके थ्रू हमारा आप कह सकते हो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो एरिया हो गया। द नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जो हमारे टावर्स हो गए उनके सेटअप हो गए, वो सारा ये काम करती है। और जो डेटा सेंटर्स हैं जिसमें पूरा डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा मैनेज किया जाता है, उस पर इनका अच्छा खासा कामकाज है। इसी के साथ आप देखोगे वीडियोस ऑन डिमांड, आजकल जो भी चीज़ हम देखना चाहें सब डिजिटलाइज हो गई है, बट जो भी वीडियोस रहती हैं जिसको हम ऑन डिमांड सर्च करके देखते हैं, वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है वो कहीं ना कहीं आपके अवेलेबल रहेंगे। दैट मीन्स उनका कोई स्टोरेज रहेगा। जो उनका स्टोरेज है डेटा सेंटर्स पे, जो भी स्टोरेज है उसके थ्रू ये वीडियो ऑन डिमांड सप्लाई करते हैं। देन IP टेलीफोनी है, ट्रैकिंग एंड टेलीमेंट्री है, और MQM मैनेजमेंट है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा राउटर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, और बेस स्टेशन जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आप कह सकते हो छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट रहते हैं वो भी डिलीवर करते हैं। गेटवे कंट्रोलर्स करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस करते हैं, सेटअप बॉक्सेस ये बनाते हैं।
देन हमारे पास पाँचवीं इंडस्ट्री आ जाती है जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जिसमें हमारी व्हीकल्स हो गए सब, वेदर वो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स या हैवी व्हीकल्स हो गए, सो उसमें भी अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। सो ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, सो इसमें भी अभी बहुत ही ज़्यादा ये अपने एडवांसमेंट पे जा रही है। और अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा आज के इस इंडस्ट्री की वो आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। सो पूरा पूरा मार्केट शिफ्ट हो रहा है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही, और इन फ्यूचर अच्छा खासा इसमें बूम आपको देखने को मिलेगा। सो अगेन बहुत ही अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, और इनके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी इस पर स्पेसिफिकली फोकस कर रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स रहते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि व्हीकल जब भी चल रही है तो उसमें बहुत से आजकल ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि आपको जैसे क्रूज़ कंट्रोल आता है आपका, कि आपने कार पे क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया एंड देन आपको ज़्यादा इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, गाड़ी खुद से ही चलती है। सो वो कहीं ना कहीं एक इस एरिया में आ जाता है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स हो गया, और ह्यूमन मशीन इंटरफेस हो गए, देन इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, इंक्रीज व्हीकल टू व्हीकल हो गया, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हो गई। सो ये सारे की एरियाज़ हैं जिस पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं। और स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, तो सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाती है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम हो गया, जैसे कि कभी कभार ड्राइवर का ध्यान नहीं है और एकदम से सामने कुछ आ जाता है, तो जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो आजकल काफ़ी गाड़ियों में इनेबल करके आपको डिलीवर होता है, सो ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई हो जाते हैं, वो भी इस एरिया में आता है। देन व्हीकल कनेक्टिविटी हो गई, उस एरिया पर भी अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं। और ये जो कॉमन एरियाज़ हो गए, जैसे हमने देखा बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी ये सपोर्ट करते हैं, सो ये कुछ कॉमन एरियाज़ हो गए। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जो स्टार्ट स्टॉप कंट्रोलर आता है वो ये बनाते हैं, एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलर्स रहते हैं उसको ये बनाते हैं, और वाटर एंड फ्यूल सेंसर्स होते हैं वो बनाते हैं, और एयर कंडीशन रिलेटेड सिस्टम्स भी ये बनाते हैं। सो ये तो कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स हो गए, कंपनी के बिजनेसेस हो गए। अब हम सबसे पहला देखते हैं कि आईपीओ के रिलेटेड क्या डिटेल्स है हमारे पास। सो इसका जो आईपीओ आने वाला है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस डेट को आएगा, तो यहाँ पे आप नोट करके चल सकते हैं। 27 जून को ओपन मार्केट में ये हिट करने वाला है, एंड उसी के साथ साथ जो इनकी आस्क है ये अराउंड 592 करोड़ की आस्क है जो ये पैसा उठाने वाले हैं वाया आईपीओ। इसी के साथ कुछ एरियाज़ है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि रिजर्व करके रखा हुआ है। तो रिटेल का कोटा 10% का दिया हुआ है, क्यूआईबी का जो आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए उसका 75% है, एंड एचएनआई का 15% दे रखा है इन्होंने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे करंटली देख रहे हो कि बिज़नेस की आस्क है क्या, मतलब जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उस पैसे का कंपनी करने क्या वाली है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे जो आपको सबसे पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो फंडिंग है, सबसे पहला जो कंपनी काम करेगी वो अपनी फंडिंग इंक्रीज़ करना चाह रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है, सो कंपनी की बिज़नेस करने के लिए बहुत सी फंडिंग की ज़रूरत होती है। सो जो पैसा आएगा आईपीओ के थ्रू ये अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने वाले हैं। देन यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट देखोगे जो भी कंपनी के खर्चे हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो पैसा उसमें लगाएंगे। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीपेमेंट या प्री पेमेंट, मतलब कि जो इनके ऑलरेडी लोन्स चल रहे हैं उस लोन्स को कंपनी अपनी रिड्यूस करना चाहती है, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ख़त्म करना चाहती है, तो उसमें भी ये पैसा जाने वाला है। एंड इसी के लिए ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत से एक्विजिशंस करती हैं, अपने को एक्सपेंशन के लिए कंपनी बहुत से छोटे बिजनेसेस को एक्वायर करती हैं। सो जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है थ्रू एक्विजिशन उस पर भी कंपनी प्राइम फोकस करने वाली है। और इसी के साथ जो लास्ट पॉइंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो बिज़नेस की नीड्स होती है उसमें इनका पैसा जाने वाला है। तो पूरा पूरा इनका जितना भी पैसा है वो बिज़नेस में ही जाने वाला है, कहीं भी प्रमोटर की जेब में नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही गुड फैक्टर है इसके लिए। और जैसा हमने देखा जो आईपीओ की ओपनिंग है वो 27 जून 2023, ये डेट आप नोट करके चल सकते हैं। सो इस डेट से आप को इसमें अप्लाई करने के मौके खुल जाएंगे, और इसकी लिस्टिंग 27 जून को होने वाली है। कब तक चलेगी? 3 दिन की रहती है प्राइमली, जो कि आपको देखने को मिलेगा 30 जून तक चलेगी। सो ये 2 डेट्स हैं, और जो इसका साइज़ है जैसे हमने देखा है अप्रॉक्स 596 करोड़ का है, और इसी के साथ जो भी आईपीओ लेके आ रहे हैं सारे फ्रेश इश्यूज़ हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जो इनकी इक्विटी पर शेयर है, ईपीएस जो आपका रहता है, सो वो 10 रुपये का आपको फेस वैल्यू आपको 10 रुपये की मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इनका इन्होंने बैंड रखा हुआ है वो 250 से लेकर 265 रुपीज़ के बीच का है। तो लिस्टिंग जो है इनकी दोनों पे ही होने वाली है, एक्सचेंजेस पे, बीएसई एनएसई पे। और कोटा जैसे हमने देखा रिटेल का 10% है, और इंस्टीट्यूशन वगैरह का 75% है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एनआईआई कोटा है वो 15% का रखा हुआ है। और एम्प्लॉइज़ के लिए जो डिस्काउंट है वो कंपनी 15 रुपये का डिस्काउंट दे रही है पर शेयर पे। एंड यहाँ पे हम अगर देखें कि जो आपका एक लॉट है वो अराउंड 56 शेयर्स का एक लॉट मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। सो आप 56 शेयर्स खरीद सकते हो, और अगर आप अपर बैंड लिमिट पे जाते हो तो जो टोटल अमाउंट आपका 14,840 रुपीज़ का पड़ेगा, और अगर लोअर साइड पे आप जाते हो तो आपको अराउंड 14,000 के आसपास का पड़ जाएगा, जो कि 250 का लोअर बैंड रखा गया है। इसी का जो रिटेल का मैक्सिमम है यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 13 लॉट अप्लाई कर सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसमें कि टोटल शेयर 728 हो जाएंगे, और जो अमाउंट आता है आपका वो करीबन 1,92,920 रुपीज़ का पड़ेगा। सो ये कुछ की एरियाज़ थे। देन इसके अलावा अगर हम देखें जो कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेट कंपनी ने मेंशन करके रखी हुई है। सो प्राइस बैंड अनाउंसमेंट जो कि 22 जून को हमारी हो चुकी है, और एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें 26 जून से उनको अलॉटमेंट हो जाएगा।
इसी के साथ आपको देखने मिलेगा आईपीओ ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट हो गई, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो जिनको अलॉट होना होगा शेयर्स, तो वो जुलाई 5 तारीख को उनको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड उसी के साथ जिनको नहीं हुआ रहेगा वो 6 जुलाई से उनको रिफंड्स इनिशिएट होना शुरू हो जाएंगे और डीमैट में आपके 7 जुलाई से आ जाएगा। और जो लिस्टिंग होगी वो आपको शेयर मार्केट में 10 जुलाई से ये कंपनी लिस्ट होते हुए दिखाई देगी। देन कुछ फाइनेंशियल्स हैं जो कि हम यहाँ पे कोई क्लिक पर नज़र डालते हैं। तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो 2020 से है और 2023 के जो 6 महीने हमारे कंप्लीट हुए हैं उसका। सो रेवेन्यू आप देखोगे तो अगर आप कंपेयर करो तो रेवेन्यू में सीधा सीधा हर साल आपको अच्छा खासा जंप दिख रहा है। ये वाला आप एक्सेप्शन केस मान सकते हो क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं एंड जिस हिसाब से 6 महीने में इसने परफॉर्मेंस दिया है ऑलरेडी हाफ द वे अचीव कर चुका है अपने लास्ट ईयर से। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन। और जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो कंपनी ने मेंशन करके रखे हुए हैं। सो एक्सपेंसेस भी काफ़ी मैनर्ड वे में बढ़ रहे हैं। देन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 2020 में कंपनी लॉस में थी, ये जो रेड में लिखा हुआ है लॉस में अमाउंट लिखा हुआ है। और इसके बाद आपको दिखेगा कि वो प्रॉफिटेबल हो गई 2021 में। देन उसके साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा अच्छे खासे आप कह सकते हो प्रॉफिट में जंप आया एंड उसी के साथ अभी का जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है जो 6 महीने का है। सो फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। और इसके साथ ही जो EPS हमारा बनता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो EPS है IPO का वो अराउंड 16.70 पर इक्विटी शेयर का EPS बन रहा है। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो कि RONW रहता है वो बहुत ही ह्यूज है, 51.61% का है। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। और NAV जो निकल के आता है वो अराउंड 31.34 पैसा निकल के आ रहा है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये हो जाती है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कितनी है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इशू कंपनी की लिस्टिंग होने से पहले अराउंड 92.84% का स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं एंड लिस्टिंग होने के बाद उनका स्टेक जो रह जाएगा वो 66.68 का रह जाएगा। सो दैट अगेन वेरी आप कह सकते हो डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग्स जो लिस्ट होने के बाद हमें दिखाई देगी। इसी के साथ यहाँ पे कुछ की वैल्यूज़ है जो कि कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे मार्केट कैप देखोगे जो कि अराउंड आपको 2102 करोड़ का दिख रहा है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए ROE एंड ROC, सो दोनों ही डबल डिजिट में हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छा है, तो ये भी एक प्लस कंपनी के लिए साबित होगा। EPS हमने जैसा देखा 7.75 का एंड ये जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो गई वो 16.3% की होगी। देन जो हमारा लास्ट एरिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, सो वो ये चीज़ नोट करके रख सकते हैं। 110 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पे चल रहा है। सो ये फ्लक्चुएट होता रहता है और जब तक लिस्टिंग नहीं होती है तब तक ये इस पर हमको नज़र बना के रखना है और देखते रहना है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है कंपनी का। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका फॉर श्योर आने वाले 1-2 दिन में अगर मार्केट अच्छा रहता है तो 110 से भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देन अभी के हिसाब से अगर हम देखें जो कि लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं इस कंपनी को, सो वो अभी के हिसाब से अराउंड 42% का अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट का गेन सीधा सीधा आपको मिल रहा है जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है कंपनी की एंड अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो जिस हिसाब से हमने फंडामेंटल्स देखा, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा, सो फंडामेंटल वाइज कंपनी इज़ वेरी गुड और फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। इसी के साथ साथ जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, सो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी डिज़ाइन भी करती है, डेवलप भी करती है, प्रोडक्ट्स को उसको डिलीवर करने के बाद उसको आफ्टर सेल जो सर्विसेज होती है वो भी प्रोवाइड करती है। सो बिजनेस मॉडल कंपनी का बहुत ही अच्छा है। देन तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है और जिस कंपनी का बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है वो इसका एक्सपीरियंस हो गया, जिसको रिच एक्सपीरियंस है जो कि 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड अबाउट दिस कंपनी। एंड देन जो हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे, सो फाइनेंशियल्स में भी कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट मेंटेन कर पा रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और सेल्स भी कंटिन्यूस हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। सो फॉर श्योर जिसको लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो वो तो उनके लिए क्लियर हाँ है, वो लिस्टिंग गेन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए वो जा सकते हैं। और जिनको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, सो मेरे हिसाब से तो इसमें लॉन्ग टर्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। सो लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी ग्रीन सिग्नल है। बट अगेन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर किए। मेरी बातों से या जो भी मैं कह रहा हूँ उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन शॉर्ट मेरा सिंपल सा मोटिव है, मेरे को आपके सामने बिजनेसेस रखने हैं, उसके डेटा रखने हैं, उसके फाइनेंशियल्स रखने हैं, कंपनी के जो एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और आपका यहाँ पे पूरा डिसीजन आपका होना चाहिए, पूरा कन्विक्शन अगर आपको कंपनी के ऊपर होगा तभी आप उसको होल्ड कर सकते हो और तभी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो मार्क माई वर्ड्स, इस कंपनी के बारे में आप और जगह से डिटेल हासिल करने की ज़रूरत करिए, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़िए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है और इसमें कन्विक्शन बनता है देन आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म को इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। सो फ्रॉम माई साइड यहाँ तक जितनी डिटेल्स से मैंने आपको शेयर करी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी आपके ऐसा चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं हुई, सो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और कंपनीज़ के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी वीडियोस लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, सो प्लीज़ लाइक टू अवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।